भारत में कोविड-19 से अब तक 114 लोगों के संक्रमण की हुई है पुष्टि, जिसमें 17 विदेशी व्यक्ति शामिल। 13 मरीजों में हुआ सुधार, अस्पताल से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार कोरोना वायरस से पूरी तरह निपटने के लिए मुस्तैद है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में बाधा बने रेलवे अधिकारी। संक्रमित युवती के पिता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत आगरा पुलिस ने प्रदेश में पहला मुकदमा किया दर्ज। और प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान की जानकारी खेतों पर जाकर ले रहे हैं मंत्री। आपदा में मरने वालों को दी जा रही है तत्काल सहायता राशि। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। भारत कोविड-19 को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसका ही नतीजा है कि भारत में 114 कोरोना संक्रमित लोगों में से 13 मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के जिन 114 मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नया राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये है 1075 और 1800-112-545। ये दोनों राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हैं और ये हेल्पलाइन नंबर राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों से अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के योगदान की सराहना की और ट्वीट करते हुए कहा कि कई लोग विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे भारत कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है। ये निश्चित रूप से उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, नगरपालिका कर्मचारियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और अन्य सभी लोगों को मनोबल बढ़ा रहा है जो कोविड-19 से लड़ने में सबसे आगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर विभिन्न अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कोविड-19 ना फैले। लोगों को स्वस्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिम्मेदार नागरिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूती ला सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यकीन है कि हमारे नागरिक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरों के जीवन को खतरे में डाले। हमारे डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहे हैं। वे बाहर हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हर किसी को स्वस्थता सुनिश्चित करने और जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनकी उचित देखभाल के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना वायरस के बारे में एक जागरूकता संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियां कोरोना वायरस फैलाते हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अपने पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना अच्छा है। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कब किसी व्यक्ति को कोविड-19 की जांच कराने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने साफ कहा कि यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई के लक्षण नहीं है तो जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा यदि आपने किसी भी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है तो आपको जांच की आवश्यकता है। साथ ही यदि आपको प्रयोगशाला से प्रमाणित कोविड-19 के किसी रोगी को संपर्क में आए हैं तो आपको जांच करवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बात उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस अवसर पर आइसोलेशन वार्ड जिला चिकित्सालय में बनाए जाने और ओपीडी को संचालित किए जाने पर जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जनपद में कंट्रोल रूम संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं आज कंट्रोल रूम में जाकर निरीक्षण किया और बचाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के असर को देखते हुए लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम का आज निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करने के साथ सेंटर पर और इंतजाम बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने सहायता के लिए टेलीफोन की संख्या 50 करने का निर्देश दिया। डेटा सेंटर और सहायता केंद्र पर 10 से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती का भी आदेश दिया गया। जरूरी दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार कोरोना वायरस से पूरी तरह निपटने के लिए मुस्तैद है। यहाँ पर फिलहाल राउंड द क्लॉक पूरे प्रदेश के अंदर एक बेहतर सर्विलांस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हमारा प्रयास है कि इससे भी बेहतर एक परमानेंट कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बनाए। इसके बारे में आज कह दिया गया है क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के वायरस या फ्लू आते रहते हैं। उस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के पास एक परमानेंट कंट्रोल रूम रहना चाहिए, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, कई जगहों पर परिवहन विभाग में बड़ा विभाग देखिए इसके बारे में पहले कह दिया गया है कि अगर कोई ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मास्क, ग्लव्स, गाउन जो इससे संबंधित हैं, इन सभी या अन्य जो भी आवश्यक दवा हो या मशीनें हो, सबको इसके अंतर्गत ले लिया गया है। अगर कोई भी इसकी कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अनुसार कई जगह छापेमारी भी की गई है। किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, गाउन स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद हैं और कहीं भी इसकी कोई कमी नहीं। मैं एक अपील जरूर करूंगा कि जहां आवश्यक नहीं, मास्क हर एक व्यक्ति को पहनने की आवश्यकता नहीं। ग्लव्स या गाउन भी केवल वही उसी स्थिति में जहां पर जो लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं वही लोग पहने। अनावश्यक रूप से कॉमन मैन को, अगर कोई स्वस्थ है तो वह व्यक्ति जो संक्रमित है, जो सस्पेक्टेड है, वही लोग इसको पहने, सामान्य लोग उसको धारण न करें। अनावश्यक क्राइसिस की पैदा न हो, पैनिक स्थिति भी न हो, इसके बारे में जरूर सबको ध्यान रखना होगा। और मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सार्क कंट्रीज में और G20 की कंट्रीज के साथ जिस प्रकार का समन्वय बना करके भारत ने इसको लीड किया है, हम अवश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछवाना के न्यू PSC गौरी खालसा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के निरीक्षण में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव ही वरदान है। उन्होंने कहा मास्क लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस बचाव रखें, डरने की जरूरत नहीं है। मंत्री जय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। आज देश भर में सभी के मोबाइलों पर मैसेज आ रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बचाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से भारत लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा यूपी में लगभग 1400 बेड जिले में हमने तैयार कर रखे हैं और हर केस को गंभीरता से देख रहे हैं। मंत्री ने कहा भारत नेपाल सीमा पर और एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं। बड़ी मात्रा में स्कैनिंग की जा रही है और बाहर से आने वालों का वीजा भी फिलहाल रोक दिया गया है। भारत ने अपने बहुत सारी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे 13 केसेस हैं, उनकी पूरी तैयारी हो गई है। 1400 कुछ इस तरह के बेड्स हम लोग ने तैयार किया आइसोलेशन में, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मिलके, और हर एक केस को हम लोग पूरा अच्छी तरह से देख रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर हमारे यहाँ थर्मल स्कैनर लग चुके हैं। इधर एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनर लग चुके हैं। बड़े मात्रा में स्क्रीनिंग हो ही रहा है और केंद्र सरकार ने अभी सभी बाहर से आने वाले लोगों का वीज़ा भी स्थगित कर दिया 15 अप्रैल तक। तो मुझे कहने का मतलब है कि यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप में ही बचाव रखें। खांसी जुकाम वालों से थोड़ा सा दूर रहे और हाथ बराबर धोते। कोरोना वायरस से फैल रही महामारी से बचाव की मुहिम में उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध कैदी भी जुट गए हैं। डीजी कारागार आनंद कुमार के निर्देश पर अब जेलों में भी मास्क बनाने का काम शुरू हो गया है। ये मास्क कैदियों के बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी क्रम में शनिवार से बाराबंकी जेल में भी मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बाराबंकी जेल अधीक्षक RK जायसवाल के मुताबिक
जेल में लगी सिलाई मशीन उद्योग में मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मास्क बनाने के लिए 5 पुरुष कैदी लगाए गए हैं। ये कैदी रोजाना 200 मास्क तैयार करेंगे। इसकी कीमत करीब 3 से 5 रुपए की होगी। ये मास्क जेल के कैदियों और स्टाफ को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। कितना बना लेते हैं आप? कितने लोग हैं आपके साथ में? जी 4 लोग हैं। अच्छा, तो कितना बना लेते हैं? अब 200, 250, 250 ऐसे बना। अच्छा। ये बनाने के बाद में कुछ संतुष्टि मिलती होगी कि हम एक अच्छा काम करें, लोगों की लाइफ बचा रहे हैं। जी बहुत खुशी होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है कोरोना वायरस को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कल शाम को घोषित कर दिया गया। तो प्लस हमारे डीजी आनंद कुमार साहब जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जेलों के अंदर भी इसमें से विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को उसको चिन्हित करके उसका समुचित इलाज किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कारागार में भी जो हमारे ट्रेनिंग यूनिट पहले से स्थापित है तो उसमें करीब 5-6 बंदी वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मास्क बनवा रहे हैं। उसमें हम लोग प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे जितने कारागार में निरुद्ध बंदी भाई हैं उनके लिए प्लस हमारे कारागार स्टाफ के लिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, बनेगा, बनता रहेगा वो हम आम जनता के लिए बाहर जो बंदियों के परिजन मिलने आते हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता के साथ सतर्कता बरती जा रही है। मामले को लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर ब्रह्मादेव राम तिवारी ने सीएमओ कानपुर नगर के साथ पत्रकार वार्ता में कोरोना से बचाव और उपचार के तरीकों को बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि चीन, इटली, साउथ कोरिया, ईरान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी इन 7 देशों से आए नागरिकों और पर्यटकों की सूचना अविलंब सीएमओ तक पहुंचाई जाए। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो तत्काल उर्सला अस्पताल अथवा IEDH हालत में भर्ती कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ विदेशों से आने वाले नागरिकों और यात्रियों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ जिलाधिकारी ने लोगों से भीड़ वाली जगहों में जाने से बचने की सलाह दी। कोरिया, ईरान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी इन 7 देशों से आए नागरिक और पर्यटकों की सूचना अविलंब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जो दूरभाष संख्या है 50512 23333810 और ईमेल cmo.kanpurnagar@gmail.com पर दी जाए। यदि निम्नलिखित में से एक से अधिक लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें उर्सला अस्पताल, परेड अथवा IDH हैलट गोल चौराहा में भर्ती करा करके जहां इसकी व्यवस्था की गई है जांच और उपचार कराया जाए, जैसे कि अचानक बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी। सभी होटल अपने यहाँ उपरोक्त देशों से आने वाले नागरिकों पर्यटकों की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, निर्देश दिए गए हैं। सभी नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सा संस्थान भर्ती होने वाले संभावित कोरोनाग्रस्त रोगियों की सूचना अविलंब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को दें। लखनऊ से हम यहाँ पे जांच ये बड़ा स्पेशल तरीके से लेते हैं और उसको हम लोग ढक के 3 पैकिंग में भेजते हैं और जब रिपोर्ट आती है KGMC में जाती है और KGMU में ही इसकी जांच की अभी सुविधा उपलब्ध है। सोनभद्र जिले के रेणु सागर पावर प्लांट में काम करने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर बीती रात उन्हें परियोजना के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK उपाध्याय के मुताबिक ये परिवार नेपाल की यात्रा करके आया था, जिनकी सूचना पर तत्काल उन्हें परियोजना के आइसोलेशन वार्ड में एहतियात के तौर पर भर्ती कराया गया है और उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए BHU भेजे गए हैं। एक रूटीन चेकअप होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आया है तो उसका जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि उसके अंदर कोई लक्षण होता है तो उसकी जांच कराई जाती है, लक्षण नहीं है तो अपने घर में आइसोलेट किया जाता है। तो ऐसे ही है। कितने लोग थे? सर 4 लोग हैं। उस सर ने बताया ना कि सैंपल जो है उनका भेजा गया है, बस। वाराणसी की CRPF की 95 बटालियन ने रक्तदान कर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियां की। इस अवसर पर सैकड़ों जवानों ने रक्तदान कर राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान देने का प्रण दोहराया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यहां पर जवानों ने रक्तदान किया है। इनके रक्त को स्थानीय जिला चिकित्सालय में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कोरोना जैसी वायरस के इलाज में प्रयोग हो सकेगा। हमारे बल की तरफ से योगदान है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के जिलाधिकारी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स के प्रबंधकों के साथ बैठक कर उनको कोरोना वायरस के संबंध में
अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके सार्वजनिक प्रश्नों को नियमित रूप से सफाई करनी होगी और हर आने जाने वालों को थर्मल स्कैनर से चेक करना होगा। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नगर के होटलों में लगे स्विमिंग पूल को 30 मार्च तक बंद कर दिया जाएगा। पूरे जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वाराणसी क्योंकि एक पर्यटन स्थल है, इसलिए यहां आने वाली हर फ्लाइट के पैसेंजर को थर्मल स्कैनर से चेक किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेके जो प्रिपेयर्डनेस जनपद वाराणसी में की गई है, उसकी मीटिंग करके सारे अधिकारियों को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सारे प्रकार के विभाग थे, जिसमें नगर निगम भी हैं, पंचायती राज भी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, टूरिज्म के लोग, इसके अलावा प्राइवेट जितनी भी एंटिटीज़ हैं, हमारे होटल के लोग थे, इसमें रेस्टोरेंट वाले लोग थे, जितने मार्केट एसोसिएशन है, ड्रग एसोसिएशन है, IMA है, इन सब लोगों को बुलाया गया था। सब लोगों का एक्टिव कोलेबोरेशन इसमें किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि अपने एरिया को डिसइंफेक्ट करवा लें। जहाँ प्रेमाइसिस में जो खुद के काम करने हैं वो करवा लें। किसी भी प्रेमाइस में उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको फिर बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है CRPF का 19 मार्च जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस का जो एक कहर है, जिसपे बड़ी संख्या में ये आवश्यकता इस ब्लड की पड़ सकती है। तो अन्य बीमारियों के साथ साथ अगर इसमें भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी ट्रीटमेंट में उसमें आवश्यकता अनुसार ब्लड का यूज किया जाएगा। अपने दौरे पर आज अमेठी जनपद के विकास का खाका तैयार करने के लिए योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री श्री मोहसिन रजा शामिल हुए। बैठक में 5 अरब 59 करोड़ 68 लाख रुपए के परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य योजना में कृषि, चिकित्सा, सड़क एवं पुल, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास, नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना की जनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद राज्य मंत्री मोहसिन रजा जिला अस्पताल पहुंचे और देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर जनपद में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका जायजा लिया। इस दौरान मोहसिन रजा ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। अमेठी में विकास तेजी से हो रहा है और जो चीजों को लेकर चर्चा हुई है वो आगे के लिए क्या और हम डेवलप कर सकते हैं, कौन और चीजों को लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिसको लेकर जैसे हमने कहा है कि एक पूरी जो हमारी यहाँ की योजना समिति है, इसके विकास कार्यों को लेकर एक पोर्टल हम बनवा रहे हैं। डिजिटल पोर्टल होगा जिस पर सारे विकास की प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली के डेली आपको अपलोड होती रहेगी, तो उससे सारे लोग जुड़े रहेंगे। और एक कमेटी गठित की है जो 3-3 महीने पर सारे ही जिले की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी को देगा और जिला अधिकारी हम सबको, सारे जनप्रतिनिधियों को देंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। तो 2 कमेटियां बनेगी, एक पोर्टल बनेगा और एक कमेटी गठित होगी। वो कमेटी में प्रशासन के ही हमारे अधिकारी होंगे। उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि जहां जहां जो जो विकास कार्य हो रहे हैं किसी भी विभाग के, उसकी पूरी जानकारी वो यहाँ पर 3 महीने में पूरी रिपोर्ट बनाकर देंगे। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी और पोर्टल पर सारी जानकारी आपको डेली की रहेगी, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से रेल यात्रियों को बचाने के लिए मुरादाबाद रेल मंडल अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी 17 रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस सहायता बूथ शुरू किए गए हैं, जिस पर रेलवे के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे सहायता बूथ पर आने वाले रेल यात्रियों को वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। साथ ही अगर कोई संदिग्ध यात्री दिखाई देता है तो उसको जिला अस्पताल में बने कोरोना प्रकोष्ठ तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के द्वारा जन जागरूकता को लेकर यात्री ट्रेनों में और स्टेशन परिसर में पोस्टर पैम्पलेट लगाए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों के संपर्क में आने वाले रेलवे के स्टाफ को सैनिटाइजर और मास्क से लैस किया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे की वॉशिंग लाइन में ट्रेनों को सैनिटाइज किया जाए। जी, हम यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं उनको इसके बारे में बताते हैं किस तरीके से आप बच सकते हो सैनिटाइजर का यूज़ करके, मास्क का यूज़ करके। और हम उनसे बताते हैं कि जो भी अगर आपको इस तरह के कोई साइन सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे सर्दी हो, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द हो, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर सिविल हॉस्पिटल में या हमारे रेलवे हॉस्पिटल में जाकर उनसे सहायता ले सकते हैं। रेलवे में कोरोना से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कोरोना इसका जो विस्तार है वो कम से कम हो और इसको अभी इनिशियल स्टेज पे ही हम लोग इसको कंटेन कर लें। इसका जो प्रभाव है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, स्टेशंस पे लगाए जा रहे हैं, कोचेस में लगाए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 पोस्टर्स जो हैं स्टेशन और कोचेस में लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को एक जो इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से वो कोरोना से बचाव कर सकते हैं अपना।
और ये एक दूसरे से जो संक्रमण से फैल रहा है, इन्फेक्शन है, वो किस तरीके से रोका जा सकता है। तो अब तक जो है 600 कोचेस में जो है पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। और दूसरी चीज़ है, हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जितनी हमारी प्राइमरी ट्रेन्स हैं जो हमारी चलती हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार स्टेशन से हमारी ट्रेनें जो भी चलती हैं, उसमें जो है व्यापक रूप पर जो है क्लीनिंग का ध्यान दिया जा रहा है और इस पर सैनिटाइज्ड करा रहे हैं कोचेस को, हम सीट्स को करा रहे हैं, जो हैंडल्स हैं ट्रेन्स के, कोचेस के, उनको व्यापक स्तर पर सफाई की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में बाधा बने रेलवे अधिकारी संक्रमित युवती के पिता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत आगरा पुलिस ने प्रदेश में पहला मुकदमा पंजीकृत किया है। इटली से रेलवे अधिकारी की बेटी बेंगलुरु वापस लौटी थी, जहां से थाना सदर क्षेत्र में मायके आई कोरोना संदिग्ध युवती को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम रेलवे अधिकारी के घर पहुंची, जहां युवती के पिता रेलवे अधिकारी ने बेटी के दिल्ली जाने की बात कहकर टीम को गुमराह करने का कार्य किया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सीएमओ डॉक्टर मुकेश वत्स को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि थाना सदर में रेलवे अधिकारी के खिलाफ महामारी अधिनियम सहित आईपीसी की धारा 269, 270 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि अगर इस तरह का मामला और सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार पे तहरीर प्राप्त हो गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। तो तहरीर किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर साहब के द्वारा जो है एक तहरीर थाने स्थानीय पे दी गई है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर। आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, आप ये समझे कि ये जनहित में आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति है वो सेल्फ कंटेन करे ताकि यह बीमारी जो है अन्य लोगों तक न फैले। ये सभी की जिम्मेदारी भी है और कोई अगर इस चीज़ की अवहेलना करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस महामारी से बचा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वव्यापी महामारी का प्रभाव घरेलू आर्थिक विकास में सुस्ती के जरिए सामने आ सकता है, जो जाहिर है वैश्विक विकास दर में कमी के परिणाम स्वरूप होगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई जून में 1 लाख करोड़ रुपए के लंबे वक्त के रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। Taking into account the favorable response to the sale by swap auctions conducted today and the evolving financial market conditions, we propose to conduct another 6 months US dollar sell by swap on March 23rd to provide liquidity to the foreign exchange market. The details of this are being notified separately. In order to counterbalance the domestic liquidity effects of the swap and to further improve monetary transmission, the RBI will conduct long-term repo operations (LTRO) in multiple tranches of appropriate sizes up to a total amount of rupees 1 lakh crores at the policy, and this will be done at the policy rate. This will be followed by a review of the performance of our LTRO. आरबीआई गवर्नर ने कोविड-19 को देखते हुए लोगों से डिजिटल लेन देन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की अपील की है। आरबीआई गवर्नर ने आज दोहराया कि यस बैंक में पैसा जमा करने वालों का धन एकदम सुरक्षित है। वो मुंबई में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। In times like this, when the health authorities, when government has announced to minimize social contact, to minimize visiting of crowding places which are crowded, it may be a good idea to use digital modes of payment for carrying out various transactions, for purchase of wherever cash payments are involved. Because for cash payment you need to visit a market, you need to visit a crowded area, but when you use more of digital payments, there is no need for going to a shop, there is no need for visiting a crowded marketing place. So we have also advised the banks in a circular which we have issued some little while ago today to encourage more and more of digital payments. शाहजहांपुर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज जनपद भ्रमण के दौरान मेडिकल कॉलेज में खोले गए कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। वहीं ओलावृष्टि व भारी बरसात से हुई जनहानि,
पशु हानि व फसलों की हानि में किसानों को प्रदेश सरकार दी जाने वाली सहायता के संबंध में एक प्रेस वार्ता में बताया कि पहली बार किसी सरकार ने दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को इतनी जल्दी सहायता की। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से 2 जनहानि हुई थी, जिनको सरकार द्वारा 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 पशु, जिनमें एक भैंस, एक गाय व एक बकरी की मौत हुई है, जिनको बकरी की क्षतिपूर्ति के 3,000 रुपए व भैंस व गाय के 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम करने का काम किया है कि जो लोग किसी प्रकार से बारिश से या किसी घटना में, जो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके कारण से किसी की मृत्यु हुई है, तुरंत उसका मुआवजा। 3 लोग हमारे यहाँ में, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोगों को तुरंत 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उसको दे देगा। प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने महोबा के कैमाहा और इमलिया गांव पहुंचकर किसानों के दर्द को जाना। उन्होंने गांव में गौशालाओं का भी निरीक्षण किया। खेतों में पहुंचकर खुद मंत्री भी वास्तविक स्थिति देखकर हैरान हो गए। मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान कहा कि किसानों को सरकार से मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने फसलों में 70 से 80% नुकसान होने की बात कही है। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के SDM व तहसीलदार को निर्देश दिया कि बिना किसी विलंब के पूरे जनपद के किसानों की फसलों में हुए नुकसान का आंकलन प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें शासन के निर्देश अनुसार राहत सहायता मुहैया कराई जा सके। भारत सरकार के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्पेंसरी है और ये लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच में हजरतगंज में है। और डिस्पेंसरी तो कई दिनों से चल रही थी, पर इसमें इसका जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। यहाँ पर जो सिविल और दूसरी सुविधाएं चाहिए थी मेंटेनेंस की, वो नहीं थी। तो वो हमारे केंद्रीय सरकार के ऑडिट आयुक्तालय ने स्वच्छ भारत मिशन में इसको रिनोवेट कराया। ये बहुत ज़रूरी था और यहाँ पे वो फंड्स की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने स्वच्छ भारत का फंड यूज़ किया और इसको इस रूप में लाया गया है। यहाँ पे भारत सरकार के एम्प्लॉयज़, मरीज़ सब यहाँ आते हैं और उनको स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम लोगों ने इस फंड से पूरा किया और हमें उम्मीद है ये ऐसा ही मेंटेन्ड रहेगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर किया जा सके और दूसरी स्थानों पर भी हम अपने स्वच्छ भारत फंड से इस तरह की जीर्णोद्धार करना चाहेंगे। लखनऊ स्थित CGHS औषधालय का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण केंद्रीय स्वच्छ एक्शन प्लान के तहत किया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर निदेशालय के चीफ कमिश्नर अजय दीक्षित ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि औषधालय काफी दिनों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके कारण कर्मचारियों को दवाइयां मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर लखनऊ मंडल द्वारा इसका उच्चीकरण किया गया। जनपद अलीगढ़ के टप्पल के उसरा के रहने वाले प्रगतिशील किसान प्रेमवीर सिंह सीप की खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर खेत के कुछ हिस्से में बेहतर तकनीक से सीप की खेती में मोती की फसल लहलहा रही है। ये 15 से 18 महीने में तैयार हो जाती है, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। किसान का कहना है कि फसल तैयार करने में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति को 60 व सामान्य जाति को 40% अनुदान देती है। सीप में तैयार होने वाला हर मोती 100 रुपये में बिकता है। इस खेती में आंधी तूफान का भी असर नहीं पड़ता, जिनसे प्रेरित होकर आसपास जिले और गाँव के और भी किसान इस खेती से प्रेरित हो रहे हैं। प्रेरित किसान भी परंपरागत खेती से हटकर कुछ नई खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं 1993 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद हम परंपरागत खेती अब तक करते आ रहे थे। हमेशा खेती में परंपरागत में नुकसान होता है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, अभी जैसे ओले पड़ जाते हैं। तो इन सब में सारे साल किसान मेहनत करता है, उसके बाद तक लास्ट मोमेंट पे आके बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता था। तो हमने सोचा कि कोई नई एक ऐसी चीज़ की जाए जिससे कि कम से कम नुकसान हमें उसमें चांसेस रहे। तो हम YouTube पे सर्च करते रहते थे, देखते रहते थे, तो पता लगा कि पर्ल फार्मिंग, जिसे मोती की खेती कहते हैं, उसके बारे में देखा, फिर जाना, फिर 2-4 लोगों से कांटेक्ट किया, तो पता लगा कि इसमें लागत लगाने के बाद में नुकसान के कम चांसेस हैं,
एक बार पैसा लगाने के बाद आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। और एक नई तरीके की खेती थी, फिर 2-4 लोग जो कर रहे थे पहले उनसे भी मिले, हमने जाके देखा, तो उसके बाद हमने इसमें जो है काम करना शुरू किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रेमवीर सिंह जी ने ला करके ऐसा प्रोजेक्ट दिया है कि जो आमदनी का किसान के लिए बहुत अच्छा जरिया है। मोती पालन सबसे बड़ा अलीगढ़ ज़िले में पहला प्लांट है। लोग आगे यहाँ आते हैं और बहुत देख के खुशी होते हैं किसान की आय दोगुनी हो जाए। और हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि प्रेमवीर सिंह का प्रोजेक्ट शायद हो सकता है कि ज़िले में टॉप नंबर पर रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी इसमें प्रेरित के लिए यहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। मिस्टर प्रेमवीर सिंह को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, रिलेशंस में हैं। इन्होंने ये खेती चालू करी और मुझे देख के बहुत ही बढ़िया लगा कि जिस खेती में हर किसान ओले कभी इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।